नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम तापमान को पढ़ रहे थे, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण किन-किन विधियों से होता है, हम इन पर डिस्कस कर रहे थे। जिसमें हम पहला बताए थे विकिरण के द्वारा, चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा और अभिवहन के द्वारा। तो पहले हम देखते हैं विकिरण के द्वारा कैसे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसका इंग्लिश रेडिएशन होता है, रेडिएशन। तो पहले हम ये रेडिएशन के माध्यम से कैसे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है इनको समझेंगे आज। उसके बाद चालन, उसके बाद संवहन, उसके बाद अभिवहन को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और कॉपी कलम निकालिए, समझते रहिए और नोट करते रहिए। विकिरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है देखते हैं। विकिरण द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊष्मा क्या है? ऊर्जा है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होता है। तो लिखते हैं विकिरण, विकिरण के द्वारा ऊष्मा, ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। तो यहां पर लिख सकते हैं या ऊर्जा का स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय, चुंबक में देखते हैं क्या दो चुंबक को जब आपस में लाते हैं तो अपने आप सट जाता है, इसमें कोई माध्यम काम नहीं करता है। तो इसके चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे किरणों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं इसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका संबंध किससे है? तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से है। तो यहाँ पर लिखते हैं इसका संबंध, इसका संबंध विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से है। से है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो क्या देखें इसमें हम, इसका जो है कि संबंध किससे है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें कौन कौन किरण है उनको लिखते हैं, इसी को बांटते हैं। तो पहला आ जाएगा एक्स किरण, वाई किरण। पहला क्या आएगा? वाई किरण। तो लिखते हैं, यहां से लिखते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा। वाई किरण, एक्स किरण पहले लिखिए, एक्स किरण। उसके बाद वाई किरण, वाई किरण, एक्स किरण।
परावैंगनी किरण, परावैंगनी किरण, उसके बाद दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंग, उसके बाद लास्टली आ जाएगा रेडियो तरंग। क्या आ जाएगा? यहां पे लिख देते रेडियो तरंग, रेडियो तरंग। तो क्या देखिए, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसमें कौन कौन किरण आ गया जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो वाई किरण, एक्स किरण, परावैंगनी किरण, उसके बाद जब इधर आते हैं तो दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरण, सूक्ष्म प्रकाश और रेडियो तरंगे। जब इसमें हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, अर्थात हम इधर से जब दाएं की ओर इधर चलते हैं तो क्या होता है? जब बाएं से हम दाएं की ओर चलते हैं तो आवृत्ति क्या होती है? कम होती है। आवृत्ति, आवृत्ति कम होती है और तरंग दैर्घ्य क्या होता है? बढ़ता है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? बढ़ता है। तो इनको जल्दी से नोट कीजिए, लेकिन एक बार समझ लीजिए, विकिरण क्या है? रेडिएशन। इसके द्वारा जो है कि उष्मा या ऊर्जा का स्थानांतरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से होता है, जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका संबंध किससे है? तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से है। इसमें कौन कौन किरण है? तो एक्स किरण है, परावैंगनी किरण है, दृश्य प्रकाश है, अवरक्त किरण, सूक्ष्म प्रकाश और रेडियो तरंगे है। इसमें और हम क्या देखें? बाएं से दाएं की ओर चलने पर क्या होता है? आवृत्ति घटती है और तरंग दैर्घ्य बढ़ते हैं। ये आवृत्ति क्या होती है? प्रति सेकंड होने वाले कंपन की संख्या। तो यहीं पर लिख देते हैं प्रति सेकंड, प्रति सेकंड होने वाली कंपन की संख्या, कंपन की संख्या, ये क्या कहलाएगा? आवृत्ति। और तरंग दैर्घ्य क्या होता है? दो गत या दो श्रृंग के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। तो ये तरंग दैर्घ्य क्या है? तो इनको ऊपर लिखेंगे, इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या देखे? बाएं से दाएं की ओर जाने पर आवृत्ति क्या हुआ? बढ़ा। आवृत्ति क्या हुआ? बढ़ा। और तरंग दैर्घ्य क्या हुआ? घटा। तरंग दैर्घ्य क्या हो रहा है? घट रहा है। आवृत्ति क्या होता है? तो प्रति सेकंड होने वाला कंपन, प्रति सेकंड होने वाला कंपन, होने वाला कंपन। और तरंग दैर्घ्य क्या देखे? दो श्रृंग या गत के बीच का दूरी, दो
श्रिंग या ये श्रिंग या गत क्या है बताते हैं। गत के बीच का दूरी क्या कहलाता है? तरंग दैर्घ्य। इसको कैसे लिखा जाता है? तो लेमडा से लिखा जाता है, लेमडा। तो ये तरंग और गत क्या होता है? मान लेते हैं ये तरंग यहां से निकलती है, ठीक, ऐसे करके निकलेगी तरंग, ऐसे करके निकलेगी। तो इनके कंपन की संख्या, ये जो देख रहे हैं ऐसे करके जो कंपन होते जा रहे हैं, ये कंपन की संख्या प्रति सेकंड जो भी कंपन होगा वो आवृत्ति। और गत या तरंग क्या होता है? ये जो हम पॉइंट देख रहे हैं मैक्सिमम, और यहां जो देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? गत। श्रिंग, ये हो गया श्रिंग ऊपर वाले, और नीचे वाला जो ये जो देख रहे हैं हम यहाँ पर, ये हो गया गत। क्या हो गया? गत। तो दो श्रिंग के बीच का दूरी, ये यहाँ एक यहाँ है और एक यहाँ है, यानी कि ये जो दूरी देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये क्या हो जाएगा? तरंग दैर्घ्य। और दो गत के बीच का दूरी, ये क्या है? गत है, तो यहां से यहां तक का दूरी क्या हो जाएगा? तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। तो ये जो आवृत्ति होता है तरंग दैर्घ्य का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य। यदि बोले तरंग का चाल बराबर क्या होता है? तरंग का चाल आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। ये साइंस का टॉपिक है, इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिए ताकि समझ में आ सके। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो हम क्या देखे? जब हम दाएं से बाएं की ओर गए तो आवृत्ति क्या हुआ? बढ़ा, और तरंग दैर्घ्य घटा। आवृत्ति क्या? प्रति सेकंड होने वाले कंपन की संख्या, और तरंग दैर्घ्य क्या? दो गत या दो श्रिंग या गत के बीच का दूरी क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। ये तरंग दैर्घ्य क्या होता है? एक डायग्राम से भी समझ गए। आवृत्ति आवृत्ति जो होता है तरंग दैर्घ्य का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यदि आवृत्ति क्या हो? बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य घटेगा, यदि तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति क्या होगा? घटेगा, उल्टा अपोजिट होता है। और तरंग का चाल क्या होता है? आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। इनको जल्दी से नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए इनको मिटाते हैं और समझते हैं। दो पॉइंट लिखते हैं पहले, उसके बाद उसको समझेंगे। लिखते हैं यहां पर, किसी भी गर्म पिंड से उष्मा का विकिरण जो होता है वो लघु तरंग विकिरण के रूप में होता है। तो लिखते हैं किसी भी गर्म गर्म पिंड से उष्मा का, उष्मा बोले तो ऊर्जा का ही एक रूप है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ऊर्जा। ऊर्जा का विकिरण यानी कि निकलना, विकिरण किस रूप में होता है? लघु तरंग के रूप में। लघु तरंग विकिरण के रूप में होता है। विकिरण, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्ट वेव रेडिएशन। शॉर्ट
वेव रेडिएशन के रूप में होता है, के रूप में होता है। और एक पॉइंट लिखते हैं, किसी भी ठंडे पिंड से उष्मा का विकिरण जो होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में होता है, दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में होता है। तो लिखते हैं किसी भी पिंड से उष्मा या ऊर्जा, उष्मा का विकिरण दीर्घ तरंग विकिरण, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में होता है। के रूप में होता है। जो ये इन दोनों पॉइंट को नहीं समझे, नीचे देखिए डायग्राम बनाकर समझाते हैं। ये मान लेते हैं सूर्य है, क्या है? सूर्य है, सन है, इससे क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा, प्रकाश। ये जो प्रकाश निकलेगा किस रूप में निकलेगा? यहां पर क्या होता है? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। क्या क्या होते हैं? नाभिकीय संलयन की क्रिया। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब जुड़ते हैं तो क्या बनाता है? हीलियम प्लस एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा बनाते हैं। ये जो ऊर्जा निकलती है यहाँ से क्या निकलेगी? ऊर्जा। ऊर्जा जो यहाँ से निकलेगी, ये कैसे निकलेंगे? तो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में निकलेंगे। और ये ऊर्जा जब निकलेगी तो ये किस पर पड़ेंगे? धरातल पर, पृथ्वी पर। ये मान लेते हैं क्या है? पृथ्वी है, अर्थ है। इस पर ये जब पड़ेगी तो क्या होंगे? ये अवशोषित करेगा प्रकाश को, ऊर्जा को प्रकाश बोले या हीट को क्या करेगा? अवशोषित, अवशोषित, अवशोषित करेगा तो इसका क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या करेंगे? फिर पृथ्वी उष्मा का निष्कासन करेगा। ये डायग्राम इधर बनाते हैं। तो ये जैसे पृथ्वी है, अर्थ है, तो ये क्या करेगा? उष्मा का निष्कासन करेगा, छोड़ेगा चारों तरफ। तो ये जो उष्मा निकलेंगे ये कैसे निकलेगा? तो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में। कैसे निकलेंगे? लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में। तो हम क्या देखें? कोई भी गर्म पिंड है तो उससे उष्मा का जो निष्कासन होगा, अर्थात सूर्य से जो उष्मा निकलेगा वो कैसा होगा? तो शॉर्ट वेव रेडिएशन, लघु तरंग विकिरण के रूप में। और जब किसी भी ठंडे पिंड के द्वारा, जब किसी भी ठंडे पिंड, यहाँ पे लिखिएगा ठंडे, ठंडे पिंड, किसी भी ठंडे पिंड उष्मा का विकिरण दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में करता है। यहाँ पर देखिए एक बार, किसी भी ठंडे पिंड द्वारा उष्मा का विकिरण के कैसे होता है? तो दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में होता है। कैसे? तो एक डायग्राम से देखें, सूर्य से जो ऊर्जा का निर्माण होता है इसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं, हीलियम और एनर्जी का निर्माण करते हैं। ये जो एनर्जी धरातल पर आती है ये कैसे आते हैं? तो शॉर्ट वेव रेडिएशन, लघु तरंग विकिरण के रूप में। जब ये पृथ्वी इस ऊर्जा को अवशोषित करती है तो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है पृथ्वी का, तो पृथ्वी क्या करती है? इस विकिरण को जो छोड़ती है वो कैसे छोड़ती है? तो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अगले मेथड के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।